हेलो एवरीवन। यूनिट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन के सिक्स टॉपिक बुलियन अलजेब्रा में ये दोनों टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स में। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुलियन फंक्शंस और उसकी रिप्रेजेंटेशंस। बुलियन अलजेब्रा क्या होती है? वो डील करती है ट्रूथ टेबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में। अभी होते क्या हैं, जैसे अपन नॉर्मल कोई एक्सप्रेशन देखते थे, उसके अंदर हो गया जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू समथिंग, कोई वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो a प्लस बी है वो तो ऑपरेंड्स हैं और ये प्लस जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, a और b जो ऑपरेंड्स हैं, इनपुट वैल्यूज़ जो हैं, ये इनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, a और b दोनों की। और ये जो यहाँ पे प्लस की जगह एक लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं? एंड, और, नॉट, एक्सॉर, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनके बारे में और हम पढ़ेंगे आगे। और इनका जो रिजल्ट आता है वो आता है ट्रूथ वैल्यू, कि ए और बी पे जब ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा तो जो वैल्यू आएगी वो ट्रूथ वैल्यू आएगी। तो ये बुलियन अलजेब्रा ट्रूथ वैल्यू और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ डील्स करता है। बुलियन फंक्शन क्या होगा? बुलियन फंक्शन इस तरीके का रहता है, मैथमेटिकल स्पेशल काइंड ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन है जो x टू द पावर n टेंस टू x, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स बता रहा है और आउटपुट एक ही जनरेट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये जैसे कि सपोज कोई फंक्शन है, वो एक भी इनपुट ले ही नहीं रहा, 0 इनपुट है, तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न करेगा और हमेशा वैल्यू 0 या 1। बुलियन फंक्शन हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो या तो 0 रिटर्न करता होगा वो फंक्शन या 1 रिटर्न करता होगा। अगर सपोज हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इनपुट से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं उसके ऊपर, और नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो सकती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, जैसे सपोज हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, जैसे ए और बी 2 इनपुट हैं, तो इनपुट वैल्यूज़ हमें पता है या तो 0 या 1 हो सकती है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट वैल्यूज़ के। तो इसके लिए हम कितने तरीके के फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं? एक फंक्शन हो सकता है f1 जो 1 देगा अगर दोनों इनपुट 1 हो तो, और बाकी 0 देगा। एक फंक्शन है जो दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो 1 दे देगा, अदरवाइज 0 देगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल कितने फंक्शंस हैं? अगर 2 इनपुट हो गए तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस हैं 16। और ट्रूथ टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ कितनी आ रही है, एंट्रीज हो रही है 4। ये अगर ये वाला जो है, ये ए बी और ये f1, ये एक ट्रूथ टेबल कहलाएगी ये, कि इस पॉसिबल ये इन इनपुट्स के लिए ये पॉसिबल आउटपुट है। तो ये जो 1 2 3 4 एंट्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लगा सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स n है तो 2 टू द पावर 2n नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस बन सकते हैं उन इनपुट्स के लिए, और 2 टू द पावर n एंट्रीज होंगी ट्रूथ टेबल में उसके लिए। एक फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है? जैसे ये f1 f2 ये जो बन रहे हैं, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं ये फंक्शन, और उसके लिए एक इनपुट जनरेट करके दे रहे हैं। तो एक फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है उसको बोलते हैं एरिटी ऑफ द फंक्शन। जैसे यहाँ पे ये n इक्वल्स टू 0 मतलब 0 एरिटी है, ये n इक्वल्स टू 1 मतलब 1 एरिटी है, 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 1 इनपुट ले रहा है, क्योंकि इसलिए। वेक्टर वैल्यूड बुलियन फंक्शन क्या होता है? जब एक बुलियन फंक्शन एक से ज़्यादा बुलियन आउटपुट जनरेट करके देता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर वैल्यूड बुलियन फंक्शन। और हर जो बुलियन आउटपुट है उसके लिए एक बुलियन फंक्शन यूज़ आता है। जैसे कि कैसे? सपोज हमारे पास ये एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेंसर्स हैं, ए और बी 2 सेंसर्स हैं, और हमें उस सेंसर को ऐसे मॉडल करना है कि हमें 2 फंक्शंस मॉडल करने हैं उसके लिए। एक फंक्शन तो हमें बता रहा है कि जो कंडीशन है वो दोनों सेंसर्स ने डिटेक्ट की है, और एक सेंसर हमें बता रहा है कि कंडीशन दोनों में से सिर्फ एक ही सेंसर ने डिटेक्ट की है। तो इसके लिए अब हमारे पास में 2 इनपुट हैं और ये 2 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, और इन दोनों आउटपुट से हमें पता चल रहा है कि या तो दोनों सेंसर ने डिटेक्ट किया या एक ही सेंसर ने डिटेक्ट किया कंडीशन को। तो दोनों सेंसर डिटेक्ट करेंगे तो इसके लिए हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। तो देखो, दोनों सेंसर डिटेक्ट करें मतलब 1 ए ने भी किया और बी ने भी डिटेक्ट किए, तब इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। और दोनों में से एक सेंसर ने डिटेक्ट किया, उसके लिए हम और गेट यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई, मतलब दोनों में से किसी एक ने डिटेक्ट कर ली कंडीशन, तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये आउटपुट 1 आया और इसलिए यहाँ 0। तो ये हमने मॉडल कर दिया। ये इस तरीके का जो मॉडलिंग है ये वेक्टर वैल्यूड बुलियन फंक्शन है,
क्योंकि इसके लिए 2 इनपुट के लिए हमारे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे। 0 0 अगर हमारे पास आउटपुट आएगा, वेक्टर आएगा 0 0, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों ही सेंसर ने डिटेक्ट नहीं की। 0 1 हमारे पास आउटपुट आएगा तो हम समझ जाएंगे दोनों में से किसी एक सेंसर ने डिटेक्ट किए। और 1 1 अगर आउटपुट आएगा हमारे पास में तो हम समझ जाएंगे दोनों सेंसर्स ने डिटेक्ट किए कंडीशन। तो ये आउटपुट के अंदर सिंगल वैल्यू ने 2 वैल्यूज़ हैं। जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू हो आउटपुट के अंदर तो वो कहलाएगा वेक्टर वैल्यूड बुलियन फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, ये 4 तरीके हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स भी बोलते हैं। सम ऑफ मिनटर्म्स या कैनोनिकल डीएनएफ या फुल डीएनएफ। तो ये हैं बेसिकली 4 तरीके। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब भी देखो, जब सम आएगा ना पहले, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मिनटर्म, इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो एंड स्टेटमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं और की मदद से। मतलब कि देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो कंबाइन हो रहा है और के थ्रू, ये और का सिंबल है। फिर बी एंड सी, ये एक एंड स्टेटमेंट है, बी एंड सी ये कंबाइन हो रहा है और के थ्रू वापस, और ये एक और एंड स्टेटमेंट है। तो ये 1 2 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से 2 एंड स्टेटमेंट्स हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं और के थ्रू। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया एक। तो इसके अंदर भी देखो सम पहले आ रहा है तो इसमें भी सेवरल एंड स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और के थ्रू। तो जब भी सम आता है उसका मतलब है कि और एंड स्टेटमेंट्स हैं वो और के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं। और जब भी प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, इसमें इसका क्या मतलब हो रहा है? प्रोडक्ट जब भी आ रहा है उसका मतलब है कि और स्टेटमेंट्स हैं वो एंड के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं। इसमें उल्टा हो जाता है बस। यहाँ पे एंड स्टेटमेंट्स हैं वो और के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे और स्टेटमेंट्स हैं वो एंड के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं। ये जो प्लस साइन है वो डिनोट करता है और ये डॉट साइन जो है वो एंड को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये सम और प्रोडक्ट का तो हमें पता चल गया डिफरेंस। लेकिन अब इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैनोनिकल डीएनएफ और डीएनएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये सीएनएफ और कैनोनिकल सीएनएफ के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखना पड़ेगा। तो कैनोनिकल जब भी वर्ड आ रहा है मतलब कि जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, जब आउटपुट के अंदर हम इनको ज्वाइन करेंगे एंड या और के थ्रू, तो आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर भी वो वेरिएबल्स का हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स होंगे उस फंक्शन के। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैनोनिकल नहीं है, ये डीएनएफ है सिर्फ। तो यहाँ पे ए अकेला आ गया, जबकि इनपुट वेरिएबल्स 3 है और फिर उसके बाद और लग गया। अगर ये कैनोनिकल होता तो ए बी सी तीनों रहते हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ 2 वेरिएबल हैं। जबकि कैनोनिकल डीएनएफ के अंदर क्या होता है, जैसे 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो हर बार ये ए और बी एंड दोनों वेरिएबल रहेंगे एंड के साथ, फिर और आएगा, फिर दोनों वेरिएबल रहेंगे। तो इस तरीके से चलेगा। तो हर प्रोडक्ट टर्म, ये जो डॉट है या ये जो एंड स्टेटमेंट है इसको हम प्रोडक्ट टर्म बोल रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर ऑल द वेरिएबल्स होंगे ऑफ द फंक्शन। ए और बी इस फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो हर और टर्म के अंदर, हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर वो सारे वेरिएबल्स रहेंगे जितने इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम और ये सीएनएफ और कैनोनिकल सीएनएफ के बीच में क्या डिफरेंस होगा, वही सेम। लेकिन यहाँ पे सम, ये ए प्लस बी, ये सम, ये और से सम डिनोट होता है। तो हर सम टर्म के अंदर सारे अगर इनपुट वेरिएबल्स हैं तो कैनोनिकल सीएनएफ रहेगा, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल सीएनएफ रहेगा। कैसे? देखो ए बी सी 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है इनपुट वेरिएबल्स सम टर्म के अंदर, तो इसलिए ये हो गया सीएनएफ, यस प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर तीनों हैं, ए बी सी तीनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हर सम टर्म के साथ में, तो ये कैनोनिकल सीएनएफ कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब हम ये मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स और सम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ये दोनों आगे और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। सम ऑफ मिन टर्म्स जो है वो हमेशा जैसे 0 के लिए डैश इंडिकेट करेगा, ए डैश इनपुट वेरिएबल के साथ डैश आता है, और 1 वैल्यू होगी अगर इनपुट वेरिएबल की तो वो लाएगा, ए आया जैसे। लेकिन मैक्स टर्म्स के अंदर क्या रहता है, मैक्स टर्म्स में अगर 0 होता है तो ए आता है, और 1 होता है तो डैश आता है। इसके अंदर ये चीज़ हमेशा उल्टी रहती है, ठीक है। और मिन टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट से डिनोट होती हैं, डॉट से डिनोट होती हैं, ए डॉट बी डॉट सी, और मैक्स टर्म्स जो है वो सम से डिनोट होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
उससे पहले कि सपोज हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स दिए हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ़ मिन टर्म्स या नंबर ऑफ़ मैक्स टर्म्स कितनी बनेंगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स, उतनी ही मैक्स टर्म्स या मिन टर्म्स बनेंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ABC 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे कितनी मैक्स टर्म्स बनेंगी? 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो 8 मिन टर्म्स बन सकती हैं और 8 मैक्स टर्म्स बन सकती हैं इसके लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे ये भी चीज़ देखी थी कि ये मिन टर्म्स जो है उसके अंदर हमेशा 0 के लिए डैश आता है और 1 के लिए वोल रहता है। तो यहाँ देखो ये ABC तीनों 0 है, तो यहाँ पे तीनों के लिए डैश आएगा, ये M0 फर्स्ट मिन टर्म बन गई। फिर यहाँ पे AB 0 है और C 1 है, तो AB के लिए डैश आएगा और C के लिए एज इट इज़ C लिख देंगे, 1 के लिए C, ठीक है। और लेकिन जो मैक्स टर्म्स रहती है, मैक्स टर्म में क्या होता है, 0 के लिए हमेशा वोल रहता है और 1 के लिए डैश आता है। तो यहाँ पे देखो तीनों 0 हैं, तो यहाँ पे ये वोल रहेंगे, किसी में भी डैश नहीं आ रहा। और ये प्लस सिंबल से डिनोट होती हैं, तो प्लस सिंबल से डिनोट हो रही है। यहाँ पे देखो ये M0 बन गई। फिर यहाँ दोनों के लिए 0 है, तो ये दोनों वोल आएंगे AB, और यहाँ 1 है तो यहाँ C डैश लगेगा, ये M1, ये मैक्स टर्म बन गई। तो इस तरह से मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की टेबल को जनरेट किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द मिन टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। SOM का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मिन टर्म्स दी हुई है और इसकी मिन टर्म्स निकालनी है और इनवर्स फंक्शन की भी मिन टर्म्स निकालनी है। 3 इनपुट दिए हुए हैं X, Y, Z, ठीक है। पहले वाले के अंदर X डैश, Y डैश, Z डैश, मतलब तीनों ही डैश हैं, और डैश है मतलब 0 को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 के लिए क्या रहती है मिन टर्म? M0, तो M0 आ गई। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? प्लस। सेकंड है X Y डैश Z, मतलब 1 0 1, 1 0 1 कहाँ पे है? 1 0 1, ये रहा 1 0 1, उसके लिए मिन टर्म क्या है? M5, ठीक है। तो ये M5 लिख दिया। फिर है X Y Z डैश, मतलब 1 1 0, 1 1 0 मतलब M6, ठीक है, ये M6 आ गई। फिर X Y Z मतलब 1 1 1, 1 1 1 मतलब M7, ये मिन टर्म्स आ गई। अब इसको इस तरह से भी समेशन साइन के थ्रू डिनोट किया जाता है। सम ऑफ मिन टर्म्स को हमेशा समेशन साइन के थ्रू डिनोट किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को हमेशा पाई साइन के थ्रू डिनोट किया जाता है इसकी लिस्ट को। तो यहाँ समेशन 0 5 6 7 ये एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद में इन्वर्स फंक्शन है, मतलब F डैश है, तो यहाँ पे जो डैश थे वो वोल हो जाएंगे और जो वोल थे वो डैश हो जाएंगे। यहाँ पे X डैश Y Z Z डैश था, तो इसकी जगह हो जाएगा X Y Z, डैश हट गए, तो X Y Z मतलब 1 1 1, 3 बार 1 मतलब M7, तो ये M7 पहले आ गई। देन X Y डैश Z ये था, तो हम इसका अपोजिट कर देंगे X Z Y Z डैश, तो ये आ गया 0 1 0, 0 1 0 कहाँ पर है? 0 1 0 ये रहा M2 पे है, ये 0 1 0, हाँ 0 1 0 M2 पे, तो ये आ जाएगा M2। फिर यहाँ पे X Y Z डैश, तो यहाँ पे X डैश Y डैश Z लिखेंगे, तो 0 0 1, 0 0 1 कहाँ पर है? 0 0 1 है M1 पे, तो यहाँ पे M1 आ गया। देन यहाँ पे किसी में भी डैश नहीं है, 1 1 1 था, तो ये इसका तीनों में डैश आता है कि 0 0 0 मतलब M0, ये M0, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया 7 2 1 0। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर दिया हुआ फाइंड द मैक्स टर्म्स ऑफ द गिवन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, अब इसकी हमें मैक्स टर्म्स निकालनी है। मैक्स टर्म्स कैसे निकलेंगी? पहला दिया हुआ है X प्लस वाई प्लस जेड, मतलब यहाँ पे जो वोल होता है वो हमेशा किसको डिनोट करता था? 0 को, और 1 डिनोट करता है डैश को। तो यहाँ पे ये X Y Z दिए हुए, तो मतलब 0 प्लस 0 0 0 0 है तीनों, तो ये 0 0 0 ये देखो, तो ये M0 आ गया। देन X Y और Z डैश, तो X Y 0 0 और Z डैश 1, 0 0 1 कहाँ पे? 0 0 1 है M1 पे, तो M1। देन X Y डैश Z मतलब 0 1 0, 0 1 0 है M2 पे, M2। देन X डैश Y Z मतलब है 1 0 0, 1 0 0 मतलब M4, ये M4 आ गया। फिर इसी तरीके से इसको पाए के साथ में 0 1 2 4 लिख सकते हैं हम। फिर इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे इसका, तो वो इस साइन जहाँ पे डैश नहीं है वहाँ डैश लगा देंगे, जहाँ डैश है वहाँ से हटा देंगे। तो ये X Y Z था यहाँ पे, तो X डैश Y Z डैश हो गया। इस तरीके से ये हुआ, तो 1 1 1
111 मतलब M7, ये M7, तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल एसओपी एंड कैनोनिकल पीओएस कैसे हो सकता है कन्वर्जन। जैसे कि सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये एसओपी फॉर्म में है कि प्रोडक्ट्स सम के थ्रू जॉइंड है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इसके पीओएस फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट होगा। एक तो ये डैश जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, और जहाँ पे भी ये डॉट है उसको सम से कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ सम है वहाँ पे डॉट सिंपल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है, तो डैश हट जाएगा, एक्स वाई जेड आ गया, ये तीनों डॉट से कनेक्टेड थे, यहाँ सम आ गया, और फिर ये एक टर्म हो गई सम टर्म, फिर डॉट, क्योंकि यहाँ पे एडिशन सिंबल है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म क्या है, एक्स वाई डैश जेड, तो एक्स डैश वाई जेड डैश ये हो जाएगी एक्स डैश वाई जेड डैश, सम के थ्रू कनेक्ट होगी, फिर वापस यहाँ पे सम था तो यहाँ डॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन किया जा सकता है कैनोनिकल एसओपी का कैनोनिकल पीओएस में। या फिर अगर मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बेसिस पे दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे हमें दी हुई है ये एसओपी दिया हुआ है हमें 0567, तो हम इसका जो इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, इसका जो इन्वर्स फंक्शन आएगा वो कैनोनिकल पीओएस के बराबर होगा। बस यहाँ पे ये समेशन की जगह पाई सिंबल लग जाएगा। लॉजिक गेट्स के अंदर क्या रहता है, लॉजिक गेट्स, यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में हमने दिया हुआ है, उसकी ट्रूथ टेबल बनाई हुई है। ये हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन फंक्शंस के लिए काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 इनपुट दिए हुए हैं, और अगर और है, और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट में 1 आ जाता है। नॉर गेट के अंदर क्या होता है, नॉर जो है वो 1 देता है अगर दोनों ही इनपुट्स लो हों, अगर दोनों ही इनपुट 0 होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। और ये इनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है A+B बार लिखा हुआ है, तो या ये एरो सिंबल आ गया, या इस तरीके से ट्राइंगल आ गया, तो वो नॉर का सिंबल है दोनों के बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। एंड गेट के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर अगर दोनों ही 1 होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 रहता है। नैंड गेट के अंदर क्या होता है, लो इनपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई, मतलब अगर दोनों 1 हैं तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 रहेगा। एक्सॉर के अंदर क्या होता है, हाई आउटपुट इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, मतलब अगर दोनों इनपुट सेम है, जैसे यहाँ दोनों सेम है तो 0 आएगा, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो ही 1 आएगा। एक्सनॉर के अंदर क्या होता है, हाई आउटपुट इफ द इनपुट्स आर सेम, अगर दोनों इनपुट सेम हैं तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, तो यहाँ दोनों में सेम थे तो। निगेशन को नॉट भी बोलते हैं। नॉट गेट के अंदर क्या होता है, उल्टा कर देता है, 0 होगा तो 1 आएगा, इनपुट में 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट में 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। और बफर वो स्टोर करने के लिए काम आता है, तो बफर तो एज इट इज़ जो डालोगे वो आउटपुट दे देगा, 0 डालोगे 0 देगा, 1 डालोगे 1 दे देगा आउटपुट। अब हमने जो लॉजिक गेट्स पढ़े थे उनके ये कुछ सिंबल्स होते हैं। इस तरीके से अगर लॉजिक गेट बना हुआ है तो 2 इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट देगा, और ये वाला जो है ये और गेट है, ये नॉर गेट है, एंड गेट, तो ये इनके सिंबल्स हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट करो बुलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग लॉजिक सर्किट भी दिखाना है और ट्रूथ टेबल के थ्रू भी दिखाना है। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें। अब हम इसे देख पा रहे हैं कि यहाँ A B 2 ही इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो A और B 2 इनपुट वेरिएबल्स बना दिए हमने। इनपुट में जा रहे हैं, पहला जो है वो A डॉट बी का मतलब है एंड गेट यूज़ हो रहा है, और A+B का मतलब है कि नॉर गेट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बार भी है ना ऊपर, इसका मतलब है कि नॉर गेट यूज़ हो रहा है, और एक सिंपल इन दोनों के बीच में प्लस है, मतलब और गेट यूज़ हो रहा है इसके अंदर। तो A और B हमने लिख दिया, इनके पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन जो भी थे वो बना के लिख दिए। फिर A डॉट बी मतलब एंड गेट हमेशा 1 इनपुट आउटपुट देता है, अगर दोनों इनपुट हाई हो तो ये 1 आएगा। फिर नॉर गेट हमेशा कब देता है, 1 जब दोनों इनपुट लो हों, तो ये A+B बार का ये बना दिया नॉर गेट की ट्रूथ टेबल। फिर दिया हुआ है इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस सिंबल दिया है, मतलब और गेट लगा हुआ है, और गेट हमेशा तो इन दोनों के बीच में, अब हमारी ये इन दोनों के बीच में होगा, और गेट हमेशा 1 देता है, अगर दोनों में से कोई भी एक भी इनपुट 1 होगा तो यहाँ पे 1 0 0 1 ये आउटपुट आ रहा है। तो ये तो ट्रूथ टेबल के थ्रू हमने इसको बता दिया। अब लॉजिक गेट्स के थ्रू बताना हो तो A और B 2 इनपुट जा रहे हैं,
ए डॉट बी मतलब एंड गेट, यहाँ एंड गेट लगा दिया। और ए प्लस बी बार यहाँ पे है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट देखो कहाँ पर है, यहाँ पे ये नॉर गेट देखो, ये रहा इसका सिंबल, ये ऐसा दिखता है, तो ये हमने यहाँ पे ये नॉर गेट लगा दिया। ठीक है, अब इनके अंदर ए और बी दोनों इनपुट जा रहे हैं, तो देखो यहाँ ए जा रहा है और ये देखो ये वाली लाइन से ये बी भी जा रहा है। इसके अंदर भी ये ए वाला भी जा रहा है और ये बी जा रहा है, दोनों इनपुट जा रहे हैं इसके अंदर ए बी। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो तो आ रहा है ए बी, और यहाँ से आ रहा है ए प्लस बी बार। अब ये दोनों आउटपुट जो हैं ये प्लस से कनेक्टेड है, मतलब और गेट से कनेक्टेड है, तो ये हमने और गेट लगा दिया ये दोनों के आउटपुट, और इससे ये आउटपुट आया। तो ये लॉजिक गेट से रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो इस लेक्चर में हमने किए हैं ये सारे टॉपिक्स डिस्कस। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर लेक्चर की PDF का लिंक चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल ID पे, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में। और UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस के लिंक का PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।